नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। वोटर अधिकार यात्रा का आज समापन था और गांधी मैदान में एक रैली का आयोजन किया गया था। लेकिन जो ये वोटर अभियान यात्रा था 16 दिन का, 1300 किलोमीटर का, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने शिरकत की, इससे जुड़े हुए कई सारे मसले हैं जिनको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या जिस तरह का दावा कांग्रेस कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है। और आज जो उन्होंने एक दावा किया है कि अभी उन्होंने चुनाव में गड़बड़ियों को लेकर के एक एटम बम फोड़ा है, एक हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। पहले समझते हैं कि वोटर अभियान यात्रा को लेकर के जो बातें हैं, जो वो उनमें कितना दम है, किस इसकी सफलता को लेकर के जिस तरह से बातें कही जा रही हैं। ये एक बड़ा सोशल मीडिया पर बताने की कोशिश की गई कि इस यात्रा में बहुत भीड़ जुट रही थी और जो INDA अलायंस है उसमें भी एकजुटता बनाने की कोशिश की गई। उसको दिखाने के लिए जो दक्षिण से 2 मुख्यमंत्री ने भागीदारी की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन और जो DMK के नेता हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। 2 ये बड़े नेता है। अब इन दोनों की क्रेडिबिलिटी को लेकर के बिहार के लोगों के प्रति क्रेडिबिलिटी मत कहिए, उसको ये कहिए कि इनके जो बयान है बिहार के मजदूरों के लिए, बिहार की जनता के लिए, वो बड़े विवादास्पद हैं या बहुत इस तरह के हैं जिनको उचित नहीं माना जा सकता। अब DMK के नेता बिहारियों को पानी पूरी बेचने वाला, टॉयलेट साफ करने वाला, उनको इस तरह के बयान देते रहे। रेवंत रेड्डी ने तो बिहारियों के DNA पर भी प्रश्न चिन्ह किया। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जो केरल के हैं, वो इस रैली के लिए बुलाए गए थे या पहुंचे थे। जब उनसे ये पूछा गया कंपैरिजन करने के लिए कि बिहार और केरल का की अगर तुलना की जाए तो कैसा दिखता है या कैसा है, तो उन्होंने उसको श्रीलंका और अमेरिका की तुलना की कि जो बिहार की स्थिति है वो श्रीलंका की तरह से है और जो केरल है वो US की तरह से है, अमेरिका की तरह से है। तो अभी भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके उसमें इसमें 2 चीज़ है। एक तो ये कि जो उनके कार्यकर्ता हैं उनके मन में बिहार को लेकर के कंटेम्प्ट का भाव है। इसके अलावा एक और बड़ी बात जो निकल करके आई कि इस पूरे यात्रा के दौरान भीड़ जुटाने के लिए सिर्फ देवरिया से 2000 लोग पहुंचे थे। मतलब उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद जो कि बिहार से सटा हुआ इलाका है, वहाँ से 2000 लोग इस यात्रा में पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक शामिल रहे। इसका मतलब ये कि जो कांग्रेस का या राष्ट्रीय जनता दल का ये दावा है कि उनको जनता का समर्थन मिल रहा है और भीड़ उनकी स्वतः स्फूर्त आ रही है, भीड़ शिरकत कर रही है। हालांकि बहुत सारे अवसर पर ऐसा दिखा कि जो गाड़ी थी वो राहुल गांधी का जो काफिला था वो पास हो जाता था लेकिन लोग नहीं नज़र आते थे। अब इसमें ये जो मामला है कि इनको
दिया गया है। जो इनकी भीड़ है वो बाहर से बुलाई गई थी और बाहर से भीड़ को इकट्ठा किया गया था। खैर, उसके बाद एक हाइड्रोजन बम वाला मामला निकल करके आया है। जिस तरह से राहुल गांधी का दावा है कि उन्होंने एक एटम बम फोड़ा है जिसके कारण उन्होंने बहुत सारे लोगों के नाम गिनाए कि इनका 4 वोटर है, वो चाहे वो डांग हो, चाहे वो एक श्रीवास्तव हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो मिंटा देवी हो। ये जो दावे थे ये सारे दावे उल्टे साबित हुए। इनको कोई स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार है। अब राहुल गांधी ये जो यात्रा खत्म हुई है कल, उसके बाद पूरे उत्साह के साथ अब वो हाइड्रोजन बम को ही फोड़ने की तैयारी में है। तो क्या ये हाइड्रोजन बम वैसा ही है जैसा उनका एटम बम था? अगर वो हाइड्रोजन बम एटम बम की तरह ही है तो निश्चित तौर पर उनके लिए ये एक बार फिर एम्बैरसिंग मोमेंट होने वाला है। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। आज जो रैली में किस तरह के लोग आए, कितनी भीड़ जमा हुई, इसके अलावा कितने लोगों का समर्थन था, इसलिए कि तृणमूल कांग्रेस से 2 नेताओं के पहुंचने की बात कही जा रही थी, यूसुफ पठान और दूसरा अमितेश मणि त्रिपाठी जो अमितेश पति त्रिपाठी जो कमलापत त्रिपाठी के ग्रेट ग्रैंडसन हैं। अब इसमें भी राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश की गई। यूसुफ पठान जो है वो मुसलमान हैं, माइनॉरिटी वोट्स को साधेंगे, और त्रिपाठी जो है वो ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण वोट को साधने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर के इस तरह का एक समीकरण बताने की कोशिश की गई। हालांकि लगातार जो है वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अपर कास्ट को दरकिनार कर रहे हैं। उनके वोट को वो 85 वर्सेस 15 पहले ही कर चुके हैं। अभी पिछले हफ्ते तेजस्वी ने 85% रिजर्वेशन की बात की और इसको 9th शेड्यूल में रिजर्वेशन को, बिहार में जो 85% रिजर्वेशन है उसको 9th शेड्यूल में डालने की बात कही। इन सब के बाद ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको गिनाई, चाहे बिहार के बैकवर्डनेस का मामला हो, कार्यकर्ता केरल के, भारत के, बिहार के बारे में क्या सोचते हैं, डीएमके के मुख्यमंत्री जो आए उनका क्या एटीट्यूड, उनकी पार्टी का क्या एटीट्यूड है बिहार की जनता के बारे में, रेवंत रेड्डी किस तरह से सोचते हैं, उत्तर प्रदेश से वर्कर, चूँकि 1 महीने लगभग 13-14 दिन का कार्यक्रम था, 16 दिन का कार्यक्रम था, इसलिए यात्रा में लोग चाहिए थे, भीड़ नज़र आनी चाहिए थी, तो वो नज़र आया। लेकिन इन सब के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या बिहार में यादव वोट, जो लगभग 14% के आसपास है, यादव वोट की सारी ठेकेदारी लालू यादव और उनके परिवार की ही है। इसलिए कि कल की जो कल का जो रैली था उसमें उस रैली में जो है पप्पू यादव को नहीं आने दिया गया। पप्पू यादव को, ये दूसरी बार ऐसा हुआ कि पप्पू यादव को नहीं स्टेज साझा किया गया। वो वहीं पर बैठे नज़र आए, रैली जो स्टेज था उसके नीचे बैठे नज़र आए। और एक बार फिर जो लालू प्रसाद यादव की कोशिश है वो यही है
कि किसी तरह से तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए और उसके लिए वो किसी दूसरे नेता को नहीं उभरने देना चाह रहे हैं। ये लगातार लालू प्रसाद यादव की कोशिश है और उसी कोशिश का हिस्सा था कि इसके पहले एक अवसर पर जब साझा रैली थी कांग्रेस और तेजस्वी यादव की, और दूसरा ये मौका है अब कल जो हुई जब उनको स्टेज पर नहीं बोलने दिया गया, स्टेज पर चढ़ने नहीं दिया गया। तो ये जो यादव वोटों का बंटवारा है वो किधर उसका नेता कौन होगा, इसलिए कि जो सीमांचल है, सीमांचल में बावजूद इसके कि आरजेडी ने लोकसभा में अपना कैंडिडेट उतारा था और पप्पू यादव इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर वहाँ से पूर्णिया से चुनाव लड़े और जीते, तो पप्पू यादव के अपने कद को नहीं नकारा जा सकता है। वो कद्दावर नेता हैं, उनकी अपनी एक पहचान है, जिस तरह की भी पहचान है मैं उस पहचान पर नहीं जाता, लेकिन उनकी अपनी एक पहचान है और उस पहचान के कारण वो एक मजबूत नेता हैं। और ये बात भी सबको मालूम है बेहतर ढंग से कि वो भी मुख्यमंत्री पद के लिए एम्बिशन पाले हुए हैं कि क्या लालू परिवार से ही कोई यादव मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई बाहरी व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस की बागडोर संभाल रखी है। कांग्रेस की बागडोर के साथ वो बिहार की राजनीति कर रहे हैं और लगातार इस कोशिश में हैं कि उनको स्वीकृति मिले कांग्रेस के नेता के तौर पर, यादव नेता के तौर पर, मुस्लिम नेता के तौर पर। वो भी वही राजनीति करते हैं जो राजनीति लालू प्रसाद यादव करते हैं, मुस्लिम यादव वाली राजनीति। अब ये एक और एंगल है जो बिहार के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या जिस तरह का अपमान लालू प्रसाद का परिवार, आरजेडी, पप्पू यादव का कर रहा है, सीमांचल में उसका खामियाजा नहीं उनको भुगतना पड़ सकता है, इसलिए कि पप्पू यादव ये इंश्योर करेंगे कि आरजेडी के कैंडिडेट्स न जीतने पाए। तो ये कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस और कुछ फैक्ट्स हैं जो निकल करके आ रहे हैं, जिनको आप तक पहुंचना चाहिए। मैंने कोशिश की है उनको एक्सप्लेन करने की। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।